हेलो, 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 हेलो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रमोद एंड वेलकम टू एल्विन एजुकेशन। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिजिक्स के पार्ट 2 के अंदर में। सब बच्चों का ये रोना रहता है कि सर हमें फिजिक्स का पार्ट 2 समझ में नहीं आ रहा है। सो इस कॉन्सेप्ट सीरीज़ के अंदर में आप आपके लिए लेकर के आ चुके हैं फिजिक्स के पार्ट 2 के अब लेक्चर्स। इसके पहले हमने रोटेशनल डायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कवर किया फिजिक्स का पार्ट 1 का एंड इस लेक्चर के अंदर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे रोने-धोने वाला चैप्टर जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। आई डोंट नो बट मेजरली महाराष्ट्र बोर्ड्स के बच्चों को चाहे वो फिर इसके अलावा और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, मैग्नेटिक फील्ड उनको बड़ा तकलीफ देता है। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा-सा बेसिक्स भी देखेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद द बायोट-सावर्ट्स लॉ एंड बायोट-सावर्ट्स लॉ का यूज़ करके हम करेंगे 3 डेरिवेशन डिराइव। एक रहेगा आपका इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है किसी भी एक पॉइंट पर। इसके साथ में हम देखेंगे फिर आपका आर्क वायर के लिए क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे। तो कॉपी निकालिए, हेडिंग लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट एंड उसका सबसे पहला टॉपिक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आपके रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, चार्जेस हो गए, तो चार्जेस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं उनके सराउंडिंग में प्रोड्यूस। सेम तरीके से मैग्नेट्स भी करते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड उनके सराउंडिंग में प्रोड्यूस। सो मैग्नेटिक फील्ड आपका एक ऐसी फील्ड है जो किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर कंडक्टर के सराउंडिंग में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। किस तरीके से? मैग्नेटिक फील्ड is around the current carrying conductor or in the vicinity of a conductor or in the space around the current carrying conductor। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई एक वायर करंट कैरी करता है तो उसके आसपास एक ऑटोमेटिक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। दैट पर्टिकुलर फील्ड इज एक्चुअली योर मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, तो मेजरली हम अपने सिलेबस के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग करके पढ़ते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड को अलग करके पढ़ते हैं एंड देन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं आगे के चैप्टर में जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो सबसे पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कब आएगा? जब भी कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। देन ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? सो मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय, इसका सिंबल होता है कैपिटल बी। इसके यूनिट होते हैं यूनिट। यूनिट में एक होता है एसआई यूनिट जिसे हम बोलते हैं टेस्ला। टेस्ला को ही आगे जाकर के बेटा हम डिफाइन करेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी ये एमसीक्यूज में पूछ चुका है एक बार। एंड इसका सीजीएस यूनिट होता है, इसका सीजीएस यूनिट होता है गॉस, गॉस एंड 1 टेस्ला इज 10 टू द पावर 4 गॉस, 10 टू द पावर 4 गॉस। ध्यान रखिए इस चीज को। देन नेक्स्ट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आपका कैसे बनता है ये आपको समझ में आएगा जब हम डिफाइन करेंगे आपका बायोट सावर्ट्स लॉ। सबसे पहले तो इसका हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो जान लेंगे, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या करना है, ऐसा अज्यूम करना है बेटा, अज्यूम करना है। हाँ, डायरेक्टली खुद पकड़ नहीं लेना है। ये अज्यूम करना है कि आप किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड कर रहे हो एंड डायरेक्शन ऑफ करंट में आपको अलाइन करना है अपने राइट हैंड का थंब। So what you will do? Assume that you are holding a current carrying conductor in a right hand in such a way that the thumb is indicating the direction of current and curl the fingers. So curl fingers will give the direction of magnetic field. तो अगर ये आपका करंट डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरीके से ऐसे लूप में दिखाई देगी, ये रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। दिस कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। सो मैग्नेटिक फील्ड बेसिक चीजें समझ लिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालना है वो समझ लिया। अब
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर है, ये चैप्टर आपका 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहला हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का है आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखना। मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सबसे पहले तो। दूसरा हम समझेंगे मैग्नेटिक फ़ोर्स कैसे निकालते हैं, तो मैग्नेटिक फ़ोर्स निकालना समझेंगे, एफ। एंड देन थर्ड पे सीखेंगे, फ़ोर्स सीख गए तो अब आप समझोगे मैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है। मैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है, टाउ। सो किताब के अंदर में थोड़ा-सा वेग तरीके से इसका सीक्वेंस दिया हुआ है। उस वेग सीक्वेंस को फ़ॉलो ना करते हुए, आप इस सीक्वेंस को फ़ॉलो करेंगे, जिस सीक्वेंस में आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं इस चैप्टर के लिए। सबसे पहले आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड के 2 लेक्चर्स, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा करवाया जाएगा। देन आपको मिलेंगे मैग्नेटिक फ़ोर्स के ऊपर लेक्चर। मैग्नेटिक फ़ोर्स के ऊपर में आपको मिलेगा फ़ोर्स कैसे निकालते हैं, हाउ द मोशन ऑफ चार्ज इज़ डिफाइंड ऑन द बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फ़ोर्स। एंड थर्ड आपका मिलेगा इसके बेस पे डिवाइस। अच्छा, बात जब डिवाइस की आ ही चुकी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक टॉपिक के बेस पे आपको एक-एक डिवाइस है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा तो आपको सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड मिलेगा, डिवाइस है। मैग्नेटिक फोर्स पढ़ोगे तो आपको साइक्लोट्रॉन मिलेगा जो एक डिवाइस है। मैग्नेटिक टॉर्क पढ़ोगे तो आपको मिलेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एंड फिजिक्स का पार्ट 1 एंड फिजिक्स का पार्ट 2, इन दिन दोनों में कितने डिवाइसेस हैं, इसका आपको एक शॉर्ट मिलेगा, जिसके अंदर में आप देखना जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे सारे वहाँ पे बताए रहेंगे क्वेश्चन वाइज़। एंड उन डिवाइसेस के बेस पे आपको 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म आता ही एग्ज़ाम में है। क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है फिजिक्स का, उसको इंक्लूड करने के लिए दे हैव टू गिव द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवाइसेस। चलिए, देन थर्ड आपका पार्ट आएगा मैग्नेटिक टॉर्क, जिसके अंदर में टॉर्क कैसे निकालते हैं किसी भी एक लूप के अंदर। एंड देन आप इसी में समझोगे आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो दीज आर द थ्री टॉपिक्स दैट थ्री हेडिंग्स और थ्री पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम इसको डील करने वाले हैं। आपको ये चैप्टर शायद इससे पहले समझ में इसलिए नहीं आता था क्योंकि आपको जो इसने पढ़ाया होगा वो बहुत वेग तरीके से पढ़ाया होगा। मैं जनरली ये सीक्वेंस फॉलो करता हूँ क्योंकि ये सीक्वेंस बड़ा अच्छा रहता है समझने के लिए। सो नाउ यू पुट अ हेडिंग इन योर नोट्स, बायोट सैवेर्ट्स लॉ। सबसे पहले हम समझेंगे बायोट सैवेर्ट्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से समझो। बायोट सैवेर्ट्स लॉ का को 2 मार्क्स के लिए भी डिफाइन करने के लिए आता है ठीक तरीके से। ठीक है? तो क्या है आपका बायोट सैवेर्ट्स लॉ, पहले समझते हैं। बायोट सैवेर्ट्स लॉ ने ये बताया कि अगर कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, सो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में, उसके विसिनिटी में किसी भी एक पॉइंट को लोगे, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हो। बट समस्या क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल रहे हो, वो मैग्नेटिक फील्ड पूरे के पूरे करंट वायर के लिए नहीं मिलता। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली फॉर अ स्मॉल पीस ऑफ वायर। इसीलिए हम उसको बोलते हैं आपका डीबी, वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरी स्मॉल एलिमेंट। ये हुआ आपका छोटा सा एलिमेंट। नाउ दिस एलिमेंट इज, लेट सपोज, डीएल। इस डीएल का डायरेक्शन होगा आपका करंट की डायरेक्शन में। तो इन कंबाइंड हम इसे बोलते हैं आइडियल, विच इज कॉल्ड एज करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? करंट एलिमेंट, सबसे पहली बात। दूसरा, मान लीजिए इस एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस था आपका स्मॉल आर। तो आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। देन नेक्स्ट, इस करंट एलिमेंट और इस आर के बीच में आपका एंगल है, लेट सपोज थीटा। तो द थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर फॉर करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट वेयर यू नीड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। सो बायोट सावर्ट्स ने क्या-क्या बोला, ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। आर लिखना है क्या होता है, थीटा लिखना है क्या होता है, सब चीज़ आपको मेंशन करनी है। देन बायोट सावर्ट्स ने क्या बोला? बायोट सावर्ट्स ने बोला फॉर अ वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल एलिमेंटल लेंथ डीएल। दोनों कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड
इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट आइडियल। नेक्स्ट उन्होंने बोला मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड is inversely proportional to the square of the distance between the current element and the point. On combining all these laws, you get magnetic field for a very small element dB is proportional to I dl sine theta upon r square. And now, when you will replace this constant of proportionality, you will get a constant which is k I dl sine theta upon r square, where this k is mu naught by 4 pi, mu naught by 4 pi, and this mu naught is called as permeability of free space. Notes पे लिखिए, this mu naught is called as permeability of free space. Now you see, ये हुआ आपका बायोट सावर्ट्स लॉ कहाँ के लिए? छोटे से एलिमेंटल लेंथ के लिए। सो नाउ व्हेनेवर वी विल डिराइव द डेरिवेशन यू हैव टू अप्लाई द बायोट सावर्ट्स लॉ। सबसे पहली बात, और बायोट सावर्ट्स लॉ कहाँ अप्लाई होने वाला है? छोटे से करंट एलिमेंट पे। उस छोटे से करंट एलिमेंट पे से क्या मिलेगा हमें? छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड। नाउ टेल मी, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड फॉर द कंप्लीट वायर, देन क्या करोगे? उस केस में आप करोगे इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन आपके बड़े से एलिमेंट को सॉल्व करने के काम में आता है बाय कंसीडरिंग अ वेरी स्मॉल एलिमेंट। व्हाई? बिकॉज दिस स्मॉल एलिमेंट विल चेंज, योर पोजिशन वेक्टर आर विल चेंज, योर एंगल विल ऑल्सो चेंज। So the variables are depending upon the position of a current vector or current element. So now I hope this is clear. So अब हम करेंगे इस बायोट सावर्ट्स लॉ का यूज करके डेरिवेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। सो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए मुझे एक्चुअली करवाना है, एग्जाम में भी आपको इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का ही आएगा, बट सबसे पहले हम करेंगे फाइनाइट वायर के लिए, जिस वायर का लेंथ हमें पता है, एंड देन वी विल अप्लाई द कंडीशन एंड वी विल गेट द आंसर। तो इसे क्लीन करते हैं, तब तक आप हेडिंग लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। और अब इस टॉपिक को आपको मेरे साथ नहीं लिखना है। अच्छे से बेटा 10 या 12 मिनट लगेंगे, पेन को रोकिए और पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर लगाइए, जिससे बायोट सावर्ट्स लॉ कैसे अप्लाई करना पड़ता है, इसका आपका काम हो जाएगा। देन हो सके तो फिर इसके आगे के लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा 2x पे, क्योंकि बाकी फिर पोर्शन आपका रिपीट ही रहेगा इसके आगे। सो पेन रोकिए एंड देखिए कैसे अप्लाई करते हैं बायोट सावर्ट्स लॉ टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड at a point due to a infinitely long straight wire। ठीक है, चलिए। सो मान लीजिए ये है आपका एक वायर, स्ट्रेट वायर। इस स्ट्रेट वायर से एक पॉइंट है P, दिस इज पॉइंट P which is at a distance of capital R, where you want to find out the magnetic field। Let I be the current in the conductor as shown in the figure। ठीक है यहाँ तक? बढ़िया। देन व्हाट यू विल डू, हमें अप्लाई क्या करना है? हमें अप्लाई करना है बायोट सावर्ट्स लॉ। वेरी गुड। बायोट सावर्ट्स लॉ अप्लाई कहाँ होता है? ये अप्लाई होता है छोटे से करंट एलिमेंट पे। तो चलिए बताइए क्या है लॉ? लॉ है के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मतलब सबसे पहला हमारा काम है, हम यहाँ पर छोटा सा करंट एलिमेंट ले लें। चलिए लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ आइडियल आइडियल विच इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हुआ आपके लिए आइडियल छोटा सा करंट एलिमेंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर।
from the point P where magnetic field dB is to be calculated. Let theta be the angle, let theta be the angle subtended by the current element and the position vector r. सारी चीजें डिफाइन करने के बाद में आप लिखेंगे बाय यूजिंग बाय यूजिंग बायोट 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 सेवर्ट्स लॉ बायोट सेवर्ट्स लॉ बायोट सेवर्ट्स लॉ लॉ लिखिए बायोट सेवर्ट्स लॉ। अब बताइए, ये तो आपका आंसर छोटे से करंट एलिमेंट के लिए था। हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए पूरे के पूरे वायर के लिए आपका आंसर। सो पूरे के पूरे वायर के लिए अगर आपको आंसर निकालना है, तो आपको करना पड़ेगा दोनों तरफ इंटीग्रेट। सो टेकिंग टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नाउ टेल मी, क्या के म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट नंबर है? अच्छा, म्यू नॉट बाय 4 पाई के की वैल्यू होती है 10 की पावर -7, उसे भी याद रखेंगे। एंड के कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, तो के और आई तो आपका इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा। तो क्या मिलेगा? के आई इंटीग्रेशन डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नाउ यू सी, हमारे जीवन में समस्या क्या है? समस्या तो होने को बहुत सारी है आपके जीवन में, बट अभी फिलहाल में क्या है? इंटीग्रेशन के अंदर डीएल है, व्हिच इज स्मॉल करंट एलिमेंट, व्हिच इज अ इन आपका एलिमेंटल लेंथ वेरिएबल है। साइन थीटा, जैसे जैसे आपका करंट एलिमेंट का पोजीशन चेंज होगा, वैसे वैसे ये एंगल आपका चेंज होता जाएगा। यू सी, पहले करंट एलिमेंट ऐसा है, अब चेंज करोगे तो आपका एंगल चेंज होते जाएगा। हाँ, होते जाएगा। तो थीटा इज ऑल्सो नाउ अ वेरिएबल। गुड। दिस आर स्क्वायर, जैसे जैसे आपका पोजीशन बदलेगा, वैसे वैसे ये आर का भी वैल्यू बदलेगा। So now R is also variable. Now in whole integration in 12th class we study कि तीन दो इंटीग्रेशन ही आपके इंटीग्रेशन के अंदर सॉल्व नहीं हो सकते। अब अगर दो इंटीग्रेशन ही सॉल्व नहीं हो सकते तो तीन कैसे सॉल्व होंगे? मतलब सिंपल सा बोलने का ये है कि तीन वेरिएबल एक इंटीग्रेशन के अंदर सॉल्व नहीं हो पाएंगे। So in such cases, what we do? We do we do change all the variables into a single variable. ये हमारा बेसिक काम होता है। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, इन तीनों वेरिएबल्स को एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1। पेन रोकना है, लिखना नहीं है किसी को भी, ध्यान से सुनना है। इससे पहले आप भूल जाते हो, समझ में नहीं आता है, क्यों अप्लाई करना पड़ता है ये पता नहीं चलता, क्योंकि हम हमारा ध्यान कहीं और रहता है। बेटा 12 से 15 मिनट ध्यान दीजिए अच्छे से बस। आइडियल साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। चलिए बताइए, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इन तीनों को चेंज करने के लिए एक एंगल ले लेते हैं यहाँ पर। सो लेट सपोज फाई इज अ आर्बिट्री एंगल फॉर द पोजीशन ऑफ करंट एलिमेंट फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन टू द वायर। चलिए, ये आपने यहाँ फाई ले लिया। अब यहाँ से आप फाई करोगे डिफाइन। बताओ, क्या अगर आप यहाँ से कॉस फाई लोगे, कॉस का क्या आएगा? एडिशन अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वी नीड एडिशन बाय हाइपोटेन्यूज साइन कॉस फाई। तो टेक कॉस फाई इक्वल्स टू एडजेसेंट इज कैपिटल आर, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज स्मॉल आर। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हुआ आपका सबसे पहले कॉस फाई का फॉर्मूला। नाउ यू सी, यहाँ से आप चाहो तो स्मॉल आर निकाल सकते हो। स्मॉल आर विल बी आर अपॉन कॉस फाई। डन। क्या आर आपका चेंज हो गया फाई में? कैपिटल आर तो कांस्टेंट ही है। चलिए, एक काम हुआ। दूसरा काम देखिए, क्या यहाँ पर ये जो आइडियल साइन थीटा है, साइन थीटा के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। साइन थीटा निकालने के 2-3 तरीके हो सकते हैं अलग-अलग। जहाँ पर आप कॉस फाई मिल चुका है, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 1, जहाँ से आपको मिल जाएगा एक आंसर। बट मैं आपको बताता हूँ एक अलग तरीके से। कैसे? ध्यान से देखो। हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं साइन ऑफ थीटा। बताओ, क्या आएगा साइन थीटा? साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज।
सो अपोजिट इज कैपिटल आर एंड हाइपोटेनियस इज स्मॉल आर। बढ़िया। तो देखो ध्यान से देखो, क्या साइन थीटा के बदले हम लिख सकते हैं कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, एंड स्मॉल आर के बदले हम लिख सकते हैं कैपिटल आर अपॉन में कॉस फाई। तो चलिए, साइन का भी काम हो गया, कॉस का भी काम हो गया, दो चेंज हो गए। अब क्या बचा बेटा आपका? डीएल बचा। ये डीएल क्या है? ये डीएल आपका एलिमेंट, यहाँ पर डीएल एलिमेंट है। सो ऐसा मान के चलिए कि यहाँ से शुरू करने पर ये है आपका एक एलिमेंट, दिस इज योर लेंथ एल, एल लेंथ पे आपका डीएल वेक्टर है, दिस इज योर लेट सपोज पॉइंट ओ। ये चीजें माननी है। नाउ यहाँ अप्लाई करिए आप लोग tan ऑफ फाई। बताओ क्या आएगा? tan फाई इक्वल्स टू क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट इज एल अपॉन आर। बढ़िया। इस एल को आर को भेजिए इधर पे, आपको मिलेगा आर tan थीटा इक्वल्स टू एल। नाउ यू जस्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। पता क्या मिलेगा? dl अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू आर तो है कॉन्स्टेंट आ गया बाहर, tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा। बढ़िया। तो ये हो गया आपका डीएल डी थीटा के बारे में। डीएल को यहाँ से इधर ला लेंगे, आपको मिलेगा आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नाउ क्या डीएल चेंज हो गया बेटा थीटा में? हाँ हो चुका है। क्या tan फाइ सॉरी क्या थीटा आपका चेंज हो चुका है आर और कैपिटल आर में? हाँ हो चुका है। क्या स्मॉल आर भी चेंज हो चुका है? हाँ हो चुका है। तो ये हो गए आपके 3 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स जो आपने कर लिए टू पुट इनटू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 1 टू चेंज ऑल द वेरिएबल्स इनटू सिंगल वेरिएबल। लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई देम एंड फिर देखते हैं कुछ और करने की जरूरत पड़ती है या फिर नहीं पड़ती है। जो याद है वो लिखा के मतलब नहीं है। आप एग्जाम में ऑन टाइम कैसे सोच के कैसे आंसर निकाल सकते हो ये इंपॉर्टेंट है। तो उस इंपॉर्टेंस पे फोकस करिए, हमें निकालना आना चाहिए। लेट्स डू। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या मैग्नेटिक फील्ड बी मिलेगा आपको के इंटू आई इंटीग्रेशन। पता डीएल के बदले क्या है? डीएल के बदले है आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा के बदले है आपका कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, एंड आर स्मॉल आर के बदले क्या है? स्मॉल आर के बदले क्या है? कैपिटल आर अपॉन कॉस फाई, कैपिटल आर अपॉन कॉस फाई, कॉस फाई का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? चलिए अब आगे करते हैं। देखिए ध्यान से, ये स्मॉल आर, एक काम करते हैं, अभी फिलहाल में इसको स्मॉल आर का स्क्वायर ही रहने दीजिए। ये स्मॉल आर एंड कैपिटल बन जाएगा आर का क्यूब। एक स्टेप और कर लो, क्या बन जाएगा बताइए? के आई इंटीग्रेशन, ये आर और आर हो गया आर स्क्वायर, यहाँ हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे हो गया आर का क्यूब। नाउ आई हैव इट इज क्लियर। नाउ स्मॉल आर के बदले आप लिख देंगे कैपिटल आर बाय कॉस फाई। पता क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? आपको मिलेगा ओके, यहाँ पे गलती कर दिया। यहाँ फाई था ना बेटा? tan फाई, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू फाई, यहाँ मिलेगा सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई डी फाई, सेक स्क्वायर फाई डी फाई, यहाँ मिलेगा सेक स्क्वायर फाई डी फाई, सेक स्क्वायर फाई डी फाई। सॉरी वो थीटा ले लिया था हमने, यहाँ पे ऑलरेडी एंगल यहाँ पे tan फाई लिया ना, tan फाई आएगा आपका, फाई आएगा। चलिए आगे करते हैं। तो आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू के आई इंटीग्रेशन, यहाँ आर स्क्वायर है वो तो बाहर निकल जाएगा, तो आर स्क्वायर ले लिया मैं बाहर। देन यहाँ बच गया आपके पास में सेक स्क्वायर फाई इंटू इंटू डी फाई डिवाइड बाय आर। आर क्या है बताओ बेटा? आर क्या है? आर इज आर इंटू कॉस फाई, तो आर अपॉन कॉस फाई का होल क्यूब। क्या ठीक है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। नाउ यू सी, ये हो गया के आई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन, ऊपर हो गया सेक स्क्वायर फाई, नीचे हो गया आपका आर का क्यूब। नाउ व्हाट इज 1/cos? 1/cos इज सेक, तो आपको मिल जाएगा सेक का क्यूब, सेक क्यूब फाई फाई इंटू बाहर में हो जाएगा लेट्स सपोज डी फाई। क्या
क्यूब से स्क्वायर कैंसल, ज़रूर कैंसल। क्या ये आर क्यूब जाएगा बाहर की तरफ? हाँ, बिल्कुल जाएगा। तो ये के आई आर स्क्वायर नीचे आ गया आर क्यूब, यहाँ हो गया इंटीग्रेशन 1 बाय सेक इज़ कॉस ऑफ फाइ, डी फाइ। नाउ स्क्वायर से क्यूब कैंसल, आपको मिला के आई अपॉन आर इंटीग्रेशन कॉस फाइ डी फाइ। नाउ यू सी इस पॉइंट पे हम कहाँ अटके थे? हम अटके थे जहाँ पर 3 वेरिएबल एक इंटीग्रेशन के अंदर थे। हमने आगे सिम्प्लीफाई किया, यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी, वो तो टाइपो एरर है थोड़ा-सा, ठीक है? तो टैन फाइ आपका यहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे आपने किया डिफरेंशिएट, फाइ के हिसाब से आपको मिला सेक स्क्वायर फाइ एंड हमने किया पुट वैल्यू को एंड क्या मिला एंड में देखिए रिजल्ट। अब पूरा का पूरा इक्वेशन बेटा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वेरिएबल के अंदर है। सो नाउ यही तो करना था। ये सारी चीज़ें एक वेरिएबल में लाना था क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ़ एक ही वेरिएबल हम सॉल्व कर पाते हैं। अब सिर्फ़ हमें ढूँढना है इसकी लिमिट। यहाँ लिखेंगे लिमिट ऑफ फाइ, लिमिट्स ऑफ फाइ विल बी मान लीजिए ये आपका वायर शुरू हो रहा है इस लोअर एलिमेंट से, तो यहाँ से मान लेंगे ये हो गया आपके लिए फाइ 1, ये जा रहा है आपका एलिमेंट ऊपर के एलिमेंट तक, यहाँ से मान लेंगे रेफरेंस पॉइंट से फाइ 2, जो नीचे है वो नेगेटिव, जो ऊपर है वो पॉजिटिव। बढ़िया। सो आप लिखेंगे यहाँ पर इट इज़ वेरिंग फ्रॉम माइनस फाइ 1 टू फाइ 2 एंड कर दो यहाँ लिमिट पुट एंड आंसर डन। मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू के आई बाय आर इंटीग्रेशन माइनस फाइ 1 से लेकर के फाइ 2 तक कॉस बाय डी फाइ। नाउ टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन? ध्यान से, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन? साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन। गुड। तो ये हो गया आपका के आई अपॉन आर, यहाँ हो गया साइन फाइ, ये हुआ आपका माइनस फाइ 1 से लेकर के फाइ 2 तक। दिस इज के आई बाय आर। एक बार फाइनल, एक बार इनिशियल। तो आपको मिलेगा साइन फाइ 2 माइनस साइन माइनस फाइ 1। अब साइन अच्छा आदमी है, माइनस बाहर फेंक देता है। कॉस माइनस को हजम कर जाता है, याद रखिए। ये हो गया आपका के आई अपॉन आर, यहाँ हुआ साइन फाइ 2 प्लस साइन फाइ 1। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड फॉर फाइनाइट वायर, जिसका हमें लोअर और अपर लिमिट पता था। बट हमने क्या लगाया था हेडिंग स्टार्टिंग में बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सो अब एग्जाम के अंदर इस डेरिवेशन तक पहुंचने के बाद आप लगाओगे इनफाइनाइट वायर की कंडीशन। क्या होगी कंडीशन? फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, क्या बेटा ये वायर आपका हो सकता है ऐसे रहेगा? इसकी लिमिट कहाँ है हमें पता ही नहीं है। किसी भी एक पॉइंट पे जब आप देखोगे इंटीग्रेशन, तो इंफिनिटी पे कोई एक पॉइंट है, उससे आप चाहते हो इसको मिलाना, तो क्या ये लाइन आपकी एंगल में ना होकर के ऑलमोस्ट 90 डिग्री अज़्यूम होगी? कैसे? हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन्स मीट्स एट इंफिनिटी। फिर से बोलता हूँ, क्या बोला? हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन्स मीट्स एट इंफिनिटी। तो क्या उसी तरीके से हम बोल सकते हैं, लाइन्स मीटिंग एट इंफिनिटी आर पैरेलल? एक बार फिर से रिवर्स करिए, फिर सुनिए। क्या बोला? लाइन्स मीटिंग एट इंफिनिटी आर पैरेलल एंड अगर वो पैरेलल है तो क्या यहाँ बनेगा एंगल 90 एंड ये फाइ 2 हो गया, ये फाइ 1 हो गया, दोनों का आंसर 90-90 है। यहाँ करेंगे पुट तो आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट वायर। साइन फाइ 1 90 sin 91, sin phi 2 sin 91 to 1, 1 plus 1 2, तो आपको मिलेगा के आई बाय आर इंटू में 2। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। अब एग्जाम के अंदर आपको मैं बता रहा हूं एक जबरदस्त तरीका सारे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूलों को याद रखने के लिए। फॉर्मूला कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं भी आए, के आई बाय आर रहेगा ही रहेगा। के आई बाय आर, के आई बाय आर, के आई बाय आर रहेगा ही रहेगा। सिर्फ ये फैक्टर बदलेगा 2। जैसे इनफाइनाइट वायर है तो 2 आया,
सेमी इन्फिनाइट होता तो 1 आता। अगर आपका आर्क रहेगा तो के आई बाय आर इंटू यहाँ पर थीटा रहेगा। फुल सर्कल रहेगा तो थीटा के बदले 2 पाई आएगा। सेमी सर्कल रहेगा तो थीटा के बदले आपका पाई आएगा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके के आई बाय आर से होंगे। एमसीक्यूज़ के अंदर 1 मार्क्स के अंदर जब आपको सिर्फ़ फ़ॉर्मूला लिखने बोलेगा, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ रिप्लेस के इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। एग्ज़ाम वालों को म्यू नॉट बाय 4 पाई समझ में आता है, 4 के नहीं 4 पाई, 4 पाई समझ में आता है। उन्हें ये के समझ में नहीं आता। के मतलब क्या? के मतलब क्या? प्रमोद कुशवाहा? नहीं। के मतलब क्या? कोई कद्दू? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता वो सब। के का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो आपको के को के रिप्लेस करना पड़ेगा। उन्हें के का मतलब समझ में नहीं आता, ये मानना है आपको अपने आप। आई होप दिस डेरिवेशन इज़ क्लियर। नाउ ये डेरिवेशन जब आपने समझा, जब आपको पढ़ाया, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, करंट एलिमेंट हमने यहाँ लिया, बट जो डिस्टेंस लिया, जो आर आपका फाइनल आंसर में दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर ये आर डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या है बेटा ये? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आर वैल्यू आपकी रहेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अब एक चीज़ बताओ, अगर आपका वायर ऐसे रहे और मैग्नेटिक फील्ड में निकालना चाहूँ इसी लाइन में, ध्यान से सोचिए, अगर आपका वायर ऐसे रहे, तो मैग्नेटिक फील्ड और निकालना है मुझे इसी लाइन में, सेम लाइन में, अलोंग द एक्सिस ऑफ अ वायर। तो क्या उस केस के अंदर आपका थीटा हो जाएगा 0? साइन 0 होता है 0? तो आप बताइए कमेंट के अंदर में कि इस मैग्नेटिक फील्ड का आंसर क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ वायर क्या आएगा? आई होप आप इसका आंसर सोचेंगे एंड आंसर बताएँगे। आपको हिंट ऑलरेडी दे चुका हूँ, ऑलमोस्ट आंसर भी बता चुका हूँ। चलिए, तो इसका आप लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, लिखवाया नहीं मैंने आपको, रुकने बोला था, cos phi d phi। टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन फिर हम करते हैं आगे आपका आर्क वायर के लिए। डन, चलिए। चल, नाउ पुट अ हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर आर्क। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर आर्क। चलो बेसिक बातें। क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग? हम सबसे पहले लिखते हैं कंसिडरेशन पार्ट किसी भी एक डेरिवेशन का। तो लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर आर्क वायर subtending an angle theta at the center। ये हो गया सेंटर, थीटा एट द सेंटर। लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर आर्क। ठीक है। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंटल लेंथ डीएल, डीएल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एज शोन इन द फिगर। ये हो गया आइडियल। सबसे पहला काम बेटा क्या होता है? सबसे पहला काम ये होता है कि हम इस छोटे से एलिमेंट के लिए छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड लिखें। तो लिख के दिखाओ। छोटा सा एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा बाय यूजिंग बायोट सावर्ट्स लॉ। के आइडियल, के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बढ़िया। अब पूरा का पूरा लगाना है इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें निकालना है पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड। तो बी इक्वल्स टू, के तो कांस्टेंट है, आई तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। ये स्मॉल आर आपका रहने दो। ये हो गया आपका डी एल साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। अब टेल मी, क्या ये करंट एलिमेंट जो हमने लिया, क्या इसका डिस्टेंस आपका कैपिटल आर ही होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या ये स्मॉल आर बन जाएगा आपका कैपिटल आर? बिल्कुल बन जाएगा। क्या कैपिटल आर आपका कांस्टेंट है? हाँ, बिल्कुल कांस्टेंट है। तो यही हो जाएगा बाहर की तरफ। चलो बढ़िया। के आई अपॉन आर स्क्वायर। गुड। नाउ डी एल साइन थीटा। क्या थीटा आपका एंगल होता है पोजीशन वेक्टर और आपके आइडियल के बीच का? हाँ, होता है। नाउ 10th क्लास बचपन में एक थ्योरम पढ़ा था। एनी लाइन टेंजेंट टू द कर्व एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री।
तो बताओ क्या आईडीएल और क्या आर के बीच का एंगल 90 है? क्या साइन 91 होता है? हाँ, होता है। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा सिर्फ? डीएल। वाह! पिछला डेरिवेशन जानलेवा था। क्यों? क्योंकि एक इंटीग्रेशन के अंदर 3-3 वेरिएबल थे। बट इस इंटीग्रेशन के अंदर ओनली सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल नो प्रॉब्लम। बहुत सारा वेरिएबल वेरी प्रॉब्लम इन लाइफ। तो सिंगल वेरिएबल है तो आराम से लगाइए इंटीग्रेशन। बहुत सारे वेरिएबल्स है तो रिप्लेस करिए उनको फिर। चलो, दूसरी चीज़ क्या सोचनी है बेटा? लिमिट कहाँ से कहाँ रहेगा? तो लिमिट तो बहुत आसान रहेगी। मान लीजिए ये आप यहाँ से शुरू किए, यहाँ तक आप खत्म करते हुए जा रहे हो। तो मान लीजिए शुरू किए 0 से, खत्म किए पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक और ये है असलियत में आपका आर्क लेंथ आर थीटा। तो शुरू कहाँ से होगा? 0 पॉइंट से, खत्म कहाँ होगा? आर थीटा पर। अगर आपको लिमिट लेना नहीं आता तो बेसिक फंडामेंटल आपका एक कोर्स हमने किया था स्टार्ट 11th क्लास के बच्चों के लिए। उसमें जाकर के देखिए हाउ टू अप्लाई इंटीग्रेशन। इसमें लिमिट लेना आप सीख जाओगे। ठीक है? बट फिलहाल में आप कैसा क्रैश कोर्स पढ़ रहे हो, 12th की एग्ज़ाम बहुत पास आ रही है, तो नॉलेज बहुत सारा गेन करने का टाइम नहीं है। आप समझिए शुरू कहाँ से कर रहे हैं, एंड कहाँ कर रहे हैं एंड एस इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू r थीटा पुट करिए, आंसर निकालिए। बताओ क्या आएगा? के आई अपॉन आर स्क्वायर। नाउ डीएल का होगा आपका एल 0 से लेकर के r थीटा तक, फाइनल माइनस इनिशियल। यू विल गेट के आई आर स्क्वायर आर थीटा माइनस 0। माइनस 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। R से एक R cancel. You will get the formula. You will get the formula. Magnetic field at the center. Magnetic field at the center. K I by R into theta. चल बोल, क्या इन्फिनाइट वायर का के आई बाय आर इंटू 2 आया था? बिल्कुल आया था। तो क्या के आई बाय आर सेम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या थीटा आपका आर के लिए है? बिल्कुल है। तो बता सर्कल के लिए कितना एंगल होगा? पूरा का पूरा 360। मतलब सर्कल के लिए पाई इज थीटा इज 2 पाई। वेरी गुड। बता क्या सेमी सर्कल के लिए आपका थीटा हो जाएगा 180? बिल्कुल हो जाएगा। क्या क्वार्टर सर्कल के लिए आपका थीटा हो जाएगा 90? 90 मतलब पाई बाय 2। सो ऑल these theta can be replaced here and we can find out the magnetic field. Magnetic field for circular wire is Ki by R into 2 pi. इसके लिए होगा मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेमी सर्कल Ki by R into pi. इसके लिए हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्वार्टर सर्कल इज इक्वल टू Ki by R into pi by 2. एंड एग्जाम में जब एमसीक्यूज आए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए, तो प्लीज अगेन रिक्वेस्टिंग रिप्लेस के इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्लेस नहीं करोगे मार्क्स कट सकते हैं। क्यों अपने जान का रिस्क ले रहे हो? वैसे ही आपके नंबर कम आते हैं, वैसे ही कम आएंगे शायद। सो डोंट बी डिमोटिवेटेड। बट जो चीजें बता रहे हैं उन्हें लिख के रखिए, याद रखिए कि सर ने बोला था, एक आदमी आया था बताया था कि ये करना पड़ेगा हमें। आई होप दीज आर इम्पोर्टेंट, ईज़ी, आपको डेरिवेशन याद रहेंगे। पहले शायद ईज़ी नहीं लग रहे थे, बट इस लेक्चर को देखने के बाद आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये वीडियो देखने वाला बच्चा इन डेरिवेशन को छोड़ के नहीं आएगा। एक चीज़ आपकी बची हुई है, जो कि है आपका बायोट-सावर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, वो आपके लिए होमवर्क है। बायोट-सावर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखिए, पढ़िए एंड बताइए कमेंट्स में कि सर आपने पढ़ लिया या फिर नहीं पढ़ लिया। कमेंट करिए, वी आर एल्विनाइट्स, हम सर ये बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं जितना आप बताते हो। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, जिसके अंदर हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप स्टडीइंग, कीप मोटिवेटेड।